मैनपुरी में भी बीते दिनों ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जिस पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया था। लेकिन अब देखना होगा कि गोंडा के इस बुजुर्ग क्यों प्रियंका सिंह जी, आपका चयन इतिहास के प्रवक्ता के रूप में हुआ है, जानकारी है ना आपको? आपको जानकारी है आपको ना? तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, एक लेक्चरर के रूप में अब आपको कार्य करना है। कार्य कर पाएंगी? जी सर, मैं 100% दूंगी। इससे पहले आप जो है क्या करते थे? सर, मैं हाउसवाइफ थी। अच्छा, घर ही में रह के काम करती थी? जी सर, मैं घर से अपनी पूरी पढ़ाई की हूँ। आपने जो है कभी कोई पढ़ाने का अभ्यास किया भी है? नो सर। तो फिर कैसे आप पढ़ा पाएंगे विद्यालय में जाकर के, अगर अचानक विद्यालय में जा रही हैं तो? जी सर, मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास करूंगी। देखिए, एक लेक्चरर के रूप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जिन बच्चों को आपको पढ़ाना होता है वे सभी बच्चे ऐसे होते हैं, वे सब टीनेजर्स हैं, यानी सब 12 से लेके 18 साल तक के बच्चे होंगे। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जब आप जाएंगे तो एक आत्मविश्वास से भरपूर आपको स्वयं अपने को साबित करना पड़ेगा। दूसरा, वहाँ पर अपने विषय की पूरी जानकारी रखनी पड़ेगी। जिस विषय पे आपको बच्चों को पढ़ाना होगा उस विषय की तो जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन अगर उस पूरे सब्जेक्ट के बारे में, यानी जिस केवल यानी लेसन के बारे में नहीं, पूरे सब्जेक्ट के बारे में भी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, और इसके लिए अपने आप को तैयार करना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा। जी सर, मैं तैयार करूंगी सर। दूसरा ये है कि जिले में कोई भी विद्यालय आपको मिलेगा तो वहां चली जाएंगी कि फिर सिफारिश लेकर के आप लोग इधर उधर का चक्कर लगाएंगे कि नहीं साहब गांव के घर नजदीक किसी विद्यालय में मेरी नियुक्ति करवाइए? नहीं सर, जहाँ भी मिला है वहाँ पे अपना माइंड में कार्य करूंगी। कार्य कर पाएंगे ना? जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? सर, हमारे 3 भसुर हैं। हाँ। हमारे ससुर हैं, सब लोग हैं, सब लोग बहुत खुश हैं सर। ठीक है, बहुत सुंदर। मेहनत से कार्य करिए, अपने आप को साबित करिए। देखिए, एक महिला के लिए तो शिक्षक की नौकरी बहुत सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से वह अपने परिवार को तो बनाई देती है, लेकिन साथ साथ वह पूरे समाज के निर्माण में भी अपना हाथ बटा करके सहयोगी बन सकती है, बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं। जी सर, थैंक यू सर। सर, हमारे नेक्स्ट हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं जनपद मैनपुरी में सर श्रीमती रोली झा, पत्नी श्री मयंक शर्मा से आपका संवाद कराया जाएगा सर। इसमें श्रीमती झा जो है उनका चयन हुआ है सहायक अध्यापक कला के पद पर हुआ है सर। जो हम लोग का सर अध्याचन गया था 2018 में लोक सेवा आयोग के पास, उसमें कला का नहीं हो पाया था, बाद में रिजल्ट आया था, इसलिए पिछली बार नहीं कर पाए थे सर। अभी भी कुछ 3 विषय हैं जिनका रिजल्ट अभी अनाउंस होगा सर। श्रीमती झा रोहिकन विश्वविद्यालय से कला विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स उन्होंने किया है और अपने विषय की टॉपर रही हैं। मैनपुरी। प्रणाम सर। हाँ, नमस्ते। रोली जी, कैसी हैं आप? महाराज जी, अच्छी हूँ, आप सही हो? बिल्कुल ठीक हैं, इसीलिए तो आपसे संवाद बना पा रहे हैं। जी जी। आपका चयन सहायक अध्यापक के रूप में हुआ है। जी कैसा लग रहा है आपको? सर, बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे बात हुई, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। आपके परिवार के लोग खुश हैं कि नहीं हैं? सर, दोनों लोग खुश हैं, यहाँ के भी और मैं पहले बरेली में थी। हाँ। शालीमार रामपुर में, उसको दोनों तरफ के लोग खुश हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। एक तो आपके परिवार के सदस्यों को, आपके मायके वालों को भी और ससुराल वालों को भी, दोनों को एक तो बधाई। देखिए, आपका चयन अगर पहले हो जाता ना तो कम से कम दहेज में कम पैसा देना पड़ता है। नहीं सर, दहेज नहीं लिया है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। तब तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने आपका चयन करके अच्छा काम किया है।
एक तो ये अच्छी परंपरा आपने डाली आपके पति ने कि दहेज नहीं लेंगे और दहेज देंगे भी नहीं। एक तो बहुत अच्छा काम ये है। दूसरा ये है कि कला के शिक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है। काफी दिनों से मामला लंबित में पड़ा हुआ था। जी हाँ, काफी टाइम से लंबा पड़ा हुआ था। आपने कला से कहाँ से आपने शिक्षा ली है अपनी? सर मैंने ये बरेली कॉलेज से शिक्षा ली है। मैंने पहले बीए करा 2009 में, फिर 2011 में वहीं से मास्टर की डिग्री ली और उसमें मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था। ठीक है, बहुत सुंदर। और उसके बाद एड किया। अब जिस विद्यालय में आपकी नियुक्ति होगी वहां पर पढ़ाने का कार्य करेंगी? जी सर, बहुत मनमानी करेंगे। ऐसा तो नहीं कि फिर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के फिर नज़दीक के विद्यालय में जाने को लेकर के आप जो है हमारे मंत्री वहाँ पे अग्निहोत्री जी बैठे हुए हैं, इनके साथ जो है फिर जाने लग जाएंगे और उनसे कहेंगे कि साहब मेरा ट्रांसफ़र घर के नज़दीक करवाइए? नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, चयन की प्रक्रिया के साथ जो ये पारदर्शी व्यवस्था बन रही है, आपने देखा होगा कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति को सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ी, न सिफारिश की आवश्यकता पड़ी है, न कहीं लेन देन की आवश्यकता पड़ी है। और ये इसलिए क्योंकि अच्छे लोगों को जब आप लोग चुनते हैं तो वे अच्छे लोग सरकार के साथ मिलकर के एक अच्छी और पारदर्शी व्यवस्था बनाने में अपना योगदान देते हैं। और यही कारण है कि पेपर कहाँ सेट हो रहा है, कहाँ पर पेपर को कौन सा ग्रुप कहाँ पे जाना है, ये कोई जानकारी न मुख्यमंत्री को होती है, न मंत्री को होती है, न विभागीय सचिव को होती है, न किसी डायरेक्टर को होती है, न किसी भी अधिकारी को नहीं होती है। सर मेरा पेपर गाजीपुर में हुआ था, बरेली से गई थी, तो बहुत दूर था। वही कह रहे हैं ना, देखिए पूरी हर एक चीज को गोपनीय रखा जाता है और ये पारदर्शी व्यवस्था योग्य छात्रों के लिए जहां महत्वपूर्ण है, हितकर है, वहीं प्रदेश में अच्छे और प्रतिभाशाली लोग हमें चयन करके नौकरी में मिलते हैं। तो शासन की एक ही अपेक्षा होती है कि वे लोग पूरी योग्यता और पूरी क्षमता के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। आप लोग जब मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये भी प्रदेश के विकास में आपका योगदान है। विकास का मतलब केवल सड़क, बिजली, पानी नहीं होता है। अपनी अपनी ड्यूटी को कर्तव्यों के साथ ईमानदारी से निर्वहन करना, ये भी विकास में सहभागी बनना है और उस विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का एक हिस्सा समाज का हर व्यक्ति बन सकता है। और इस दृष्टि से आज आपके चयन के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर अब हम लोग कनेक्ट करेंगे वाराणसी में, जहाँ पर श्रीमती अर्पणा पांडे, पत्नी डॉक्टर शकील तिवारी, BHU वाराणसी में निवास करती हैं। इनका प्रवक्ता चयन हुआ इनका प्रवक्ता संस्कृत के पद पर, और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं और बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संगोष्ठी और कार्यशालाओं में भी प्रतिभाग किया है। वाराणसी डॉक्टर अपर्णा पांडे। भवत्या किम नाम? मम नाम अपर्णा पांडेया। सुंदरम, अति सुंदरम। आप बताइए अर्पणा जी, आपका चयन हुआ है संस्कृत प्रवक्ता के रूप में। आपके परिवार के सदस्य कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर हमारे परिवार के सदस्य बहुत ही सुख का क्षण है यह हमारे परिवार के लिए सर। जो हमारे पिताजी की संस्कृत हमको जो प्राप्त हुई है वो विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। और हमारे माता जी भी अध्यापिका है, हमारे पति भी जो है वो अध्यापक है। आज हमारे लिए बहुत गौरव का दिन हो रहा है कि हम यहाँ उपस्थित आपके समक्ष वार्ता कर रहे हैं। और प्रवक्ता के रूप में हुआ है, आप सीधे लेक्चरर के रूप में आपका चयन हुआ है इसमें। जी सर। तो आपके लिए तो आगे बढ़ने की ढेर सारी संभावनाएं, और संस्कृत के क्षेत्र में तो बहुत सारी संभावनाएं वैसी भी रहती हैं। जी सर, बस आशीर्वाद दीजिए, इससे धीरे धीरे वृद्धि करते रहें। लेकिन संस्कृत में समस्या ये होती है कि विद्यालय जाने की स्थिति कम ही लोगों की हो पाती है। आप ऐसा तो नहीं करेंगे? नहीं सर, हम अपनी
बहुत सुंदर। आपने कुछ कार्य भी किया है। जी सर, हमने अन्य संगोष्ठियों में संभाग किया है। अभी मेरी हाल ही में कुमार संभवम प्रथम सर्ग पे महाकवि कालिदास की जो पुस्तक है, उस पर हमने अपना प्रथम सर्ग पे टीका लिखी है। ठीक है, सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, संस्कृत के प्रवक्ता के रूप में आपके चयन के लिए आपका अभिनंदन, और आपके माध्यम से अन्य बालिकाएं भी संस्कृत पढ़ने के लिए अपने को तैयार करेंगी और इस फील्ड में अच्छा कार्य कर पाएंगी। देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार ने वैदिक विज्ञान केंद्र भी एक स्थापित किया है। जी सर, वहाँ की कार्यशाला सर हमने उपस्थिति उसमें की है कार्यशाला में। देखिए, संस्कृत में जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं के शोध का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है वह स्कूल में या कॉलेज में अपने सामान्य पठन पाठन के कार्यक्रम के साथ संस्कृत के उन गूढ़ रहस्यों के बारे में जानकारी लेना, उन लोगों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ या वहाँ पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, अगर उनके साथ आप लोग सहभागी बन पाएंगे तो ये संस्कृति की भी और देश की भी बहुत बड़ी सेवा हो सकती है, बहुत बड़ा कार्य हो सकता है ये। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। जी सर, धन्यवाद। और सर, हम यह भी कहना चाहते हैं कि हमने जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो चयन प्रक्रिया की गई है, वो बहुत ही पारदर्शी, भ्रष्टाचार रहित और शुचितापूर्वक की गई है, जिससे आज हम सभी लोग यहाँ सफल हो पाए हैं। और आपके मार्गदर्शन में, निर्देशन में, आपके आशीर्वाद से हमें यह प्राप्त हो रहा है। इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका हृदय से प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन संस्कृत के अलावा अन्य भाषाओं को भी जारी रखें, और शिक्षक को अपने को हर फील्ड में पारंगत रखना चाहिए, हमेशा रखना चाहिए। अगला, धन्यवाद जी। वाराणसी में ही श्री लवकेश कुमार उर्फ श्री लालजी डोम, इनका चयन प्रवक्ता हिंदी के पद पे हुआ है। इनका सर बैकग्राउंड थोड़ा सा आर्थिक दृष्टि से कमजोर था, काफी विपरीत परिस्थितियों में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। लवकेश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सर, मैं आपके आशीर्वाद से आप लोगों का सकुशल हूँ। आपका हिंदी प्रवक्ता के रूप में चयन हुआ है ना? जी सर, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हृदय से आभारी हूँ। कहाँ से आपने शिक्षा अर्जित की थी? सर, हमारी शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में परास्नातक और शिक्षा शास्त्र में परास्नातक की डिग्री हासिल किया हूँ। हाँ, यह हिंदी साहित्य में हुआ है। फिर उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में 4 साल पढ़ाया हूँ। उसके बाद शोध कार्य चल रहा है। ठीक है। अभी आपका शोध चल रहा है, जी सर। क्या विषय है शोध का? सर, रामदास मिश्र के कथा साहित्य में ग्राम्य जीवन का यथार्थ। बहुत सुंदर। तो ग्राम्य जीवन के बारे में आपने कभी जानने का प्रयास किया? सर, मैं गांव से ही जुड़ा हुआ मैं गांव का ही रहने वाला हूं। और मेरे पिताजी किसान हैं, पहले पत्थर फोड़ते थे। फिर बाद में मशीनी युग आने के कारण धीरे धीरे उसका समापन होने लगा। किसानी में और वहीं से जुड़ा हुआ हूँ। इस कारण मैं उसी विषय को चुना भी हूँ, जो इसमें मैं अपनापन महसूस करता हूँ और उसमें मुझे कार्य करने में, पढ़ने में, शिक्षा में गुणात्मक दृष्टि से देखने में मुझे आसानी महसूस होती है। देखिए, भारत का, हमारे देश के जो ग्रामीण व्यवस्था है ना, ये दुनिया के अंदर स्वावलंबन का सबसे मजबूत आधार रहा है। आप अगर गांवों की बात करते हैं तो गांवों में एक बार देखें आप, कितनी अच्छी चीज़ें आपको गांवों में देखने को मिलती है। कि एक गांव, हमारे यहाँ देखिए, जातिवाद की विकृति बाद में आई है, लेकिन ये जितनी भी जातियां थी, ये कर्म पे आधारित होकर के पूरी ग्रामीण व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाती थी। पैसे का लेन देन भले ही न रहा हो, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर रह करके गांव का कोई व्यक्ति खाली भी नहीं रहता था और भूखों भी नहीं सो सकता था।
हर एक व्यक्ति एक दूसरे का देखभाल करता था और किसी भी प्रकार से गाँव में कोई व्यक्ति अपने को अभावग्रस्त महसूस नहीं करता था। और इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है कि जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र में गाँवों में पहले प्राचीन काल में सहकारिता का ये भाव था। आप उसके दर्शन गाँव में होने वाले यज्ञों में देख सकते हैं, या गांव के लोग जब मिल करके कोई कार्यक्रम करते हैं। काशी और आसपास के क्षेत्रों में तो तुलसीदास जी ने रामलीलाओं का आयोजन की परंपरा भी डाली थी। रामलीला में सरकार कोई सहयोग नहीं करती, गांव के लोग ही चंदा इकट्ठा करते हैं, रामलीलाओं का मंचन करते हैं, कलाकार भी गांव का और सारी चीजें गांव की और गांव के ही लोगों की इन सभी चीजों को लेकर के या यज्ञ के आयोजन के साथ भी आप देख सकते हैं कोई सरकार सहयोग नहीं करती, लेकिन गांव का ही व्यक्ति, किसी के पास धान है, किसी के पास गेहूं है, किसी के पास दाल है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास घी है, किसी के पास बर्तन है, किसी के पास अपनी राजमिस्त्री का सहयोग कर देता है, कोई व्यक्ति कुछ घी दे देता है, कोई दूध दे देता है। सभी लोग मिल करके उसको संपन्न करते हैं और ये गांव के हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्वावलंबन का आधार बनता है। और इन चीजों पर हमें कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इन पर अगर आज भी हम लोग सोच पाएंगे तो गांव में, इसीलिए सरकार ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। गांव का नाऊ, गांव का धोबी, गांव का मोची, गांव का हलवाई, गांव का हर व्यक्ति गांव के उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके हुनर को मंच देने का काम सरकार को करना चाहिए था, पहले नहीं हुआ। पिछले 3 वर्षों से हम लोगों ने प्रदेश में किया, पिछले 6 वर्षों से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर एक कार्य होता हुआ दिखाई दिया। तो ये बड़ा कार्य है और अगर हमारा शिक्षक इस प्रतिभा को समझ करके उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास कर सके। देखिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी क्या है? हमारी सबसे बड़ी खामी है कि हमने शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित कर दिया है, व्यवहारिक ज्ञान से उसका कोई संबंध नहीं रहा। और इसका परिणाम क्या है कि एक बड़ी वैसी स्थिति पैदा हो जाती है, शासन की नीतियों के साथ, शासन के कार्यक्रमों के साथ हम अपने विद्यालय और अपने कॉलेजेस को या विश्वविद्यालय को जोड़ ही नहीं पाते हैं। हमारे पास कोई भी एक शिक्षित नौजवान जब सामने आता है, हम उससे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, तो कहता साहब कुछ नहीं। वह शासन की योजना है, अगर उसको अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना है तो उस स्टार्टअप की पॉलिसी के तहत वह व्यक्ति आवेदन करके अपने स्टार्टअप को तैयार कर सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में मुख्यमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना के अंतर्गत तो अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में अपनी किस्मत को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। लेकिन इन योजनाओं की कोई जानकारी उसको नहीं होती और मुझे लगता है योग्य शिक्षक को चाहिए अपने पाठ्यक्रम की जानकारी होने के साथ साथ शासन की नीतियों और शासन के कार्यक्रमों की जानकारी होना और फिर बच्चों को भी उसके बारे में अलग अलग प्रकार से बताने का प्रयास करना। ये काम कर देंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिन नौजवानों को हम स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में योगदान दे सकते हैं, या गांव में भी हम इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा सकते हैं। गांव के लोगों को बता सकते हैं, मैं गांव के नाव को बता सकते हैं कि भाई आपके लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान में शासन की एक योजना है, या गांव के राजमिस्त्री को या गांव के धोबी को, गांव के नाव को या गांव के मोची को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को कि आप इसमें ट्रेनिंग लीजिए, स्किल डेवलप करिए, सरकार आपको सर्टिफिकेट देगी, मानदेय भी देगी और फिर आपको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए जिस दौरान आप ट्रेनिंग लेंगे उस दौरान एक निश्चित मानदेय भी सरकार देगी, बाद में टूल किट भी उपलब्ध कराएगी, फिर बैंक से लोन देने में भी योगदान देगी। आज जो व्यक्ति गांव के चौराहे पे बाल बनाने का काम करता, अगर उसी के लिए एक वहां पर सैलून की दुकान खुल जाएगी तो अभी जो चौराहे पे नीचे बैठ करके बाल बनवाने का काम कर रहा हो वो पैसा नहीं मिलता होगा, लेकिन सैलून की दुकान खोलेगा तो हर व्यक्ति पैसा देके जाएगा, उसका सम्मान भी बढ़ेगा, वह अपने साथ 1-2 अन्य लोगों को भी जोड़ सकता है। ये चीजें जो है हमेशा इस बात खाना बदोश जिंदगी से विकास नहीं हो सकता है, एक प्लानिंग से, एक सिस्टम के साथ जोड़ करके ही हम विकास को आगे बढ़ा सकते हैं और ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से हो सकता है बशर्ते शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ हमारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं जुड़ जाएं और फिर
हम शिक्षा को, एक शिक्षक के समय को हम केवल उतना तक सीमित ना रखें कि मेरा समय 10 से 4 ही है। एक शिक्षक 24 घंटे का शिक्षक होता है, जिंदगी भर का शिक्षक होता है। और जब इस क्षेत्र में आए हैं तो पूरी ईमानदारी और पूरी तन्मयता के साथ कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो एक आदर्श शिक्षक के रूप में जनता का, समाज का सम्मान आप लोग पा पाएंगे। और मुझे लगता है, मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि में और एक गरीब परिवार से जुड़े होने के बावजूद आज आपका चयन एक लेक्चरर के रूप में हो रहा है। आपका शोध का विषय भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। तो इन सभी चीजों को लेकर के आप बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। लवकेश जी, आपको और आपके परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। सर, मैं अपनी तरफ से सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आपने जो कहा सर, मैं उसके व्यवहारिक किताबी ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ने का पूरा यथासंभव यथाशक्ति प्रयास करूंगा। और मैं अपनी क्षमताओं का पूरा योगदान बच्चों को देने में के लिए तत्पर रहूंगा। और मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जो हम लोग की नियुक्ति चयन प्रक्रिया हुई है, यह चयन प्रक्रिया सर इतनी पारदर्शिता के साथ यदि नहीं होता तो शायद यहाँ पर मेरा चयन नामुमकिन रहता, हम जैसे विद्यार्थियों का, गरीब परिवार के लोगों का। इसलिए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभारी हूँ हम सभी परिवार की ओर से। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगला अभ्यर्थी हम लोग का है श्री अजय प्रकाश मौर्य, अयोध्या जनपद से हम लोग कनेक्ट होंगे। सर, श्री अजय प्रकाश मौर्य पुत्र श्री गुरदीन मौर्य, ये सब बहुत बहुयादी प्रतिभा के व्यक्ति हैं, जिनका चयन अभी प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के रूप में माध्यमिक शिक्षा विभाग में है। इसके पहले ये डायट के प्रवक्ता के रूप में भी चयनित हो चुके हैं, लेखपाल के पद पे भी कार्य कर चुके हैं और इनका चयन सहायक अध्यापक विज्ञान के पद पर भी हो चुका है। अजय प्रकाश, अजय जी नमस्ते, कैसे हैं आप? तो आप तो लेखपाल की नौकरी कर चुके हैं। लेखपाल का मतलब यमराज को भी अब छकाने की क्षमता आप में आ चुकी है। तो शिक्षक के रूप में तो आपका जो है बहुत बड़ा रोल अब आपको आगे बढ़ाना है। मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन कर सकूं। चलिए, बहुत सुंदर। लेखपाल के रूप में कितने दिन काम किया आपने? लेकिन लेखपाल के रूप में चयन होने के बाद तो व्यक्ति फिर शिक्षक बनना नहीं चाहता फिर तो। नहीं सर, मेरी प्रतिबद्धता भौतिकी विषय के साथ थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नहीं, विषय तो आपका बहुत अच्छा है कि आपने भौतिकी विषय के रूप में और आज प्रवक्ता के रूप में, लेक्चरर के रूप में आज आपका जो है चयन होकर के आज आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। और अयोध्या जैसे जनपद में आपको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और वहाँ पे वहाँ के जनप्रतिनिधि श्री वेद प्रकाश जी के हाथों आज आपको वहाँ के हमारे अन्य जो विधायकगण हैं इनके हाथों आपको वहाँ पे नियुक्ति पत्र प्राप्त होने जा रहा है। लेकिन आपका जो है सचमुच आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं कि डाइट के प्रवक्ता के रूप में, सहायक अध्यापक के रूप में, फिर लेखपाल के रूप में काम आपने किया। उसके बाद फिर आपने फिजिक्स के एक लेक्चरर के रूप में आज आपका चयन आज हो रहा है। और आज आपने फिर इस नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके अब अपना समय लेक्चरर के रूप में ही लगाइए, पूरी ताकत लगा दीजिए, ठीक है ना? जी सर, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। सर, मैं 3 शब्द कहना चाहूंगा इस प्रक्रिया के बारे में। हाँ। ये प्रक्रिया बहुत ही त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी रही है। देखिए, यही स्थिति होती है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की छवि इससे पहले भी लोगों ने देखी थी और उस समय क्या कुछ नहीं होता था। अरे आपका तो सहायक अध्यापक के रूप में चयन हो चुका था तो आपको उतनी परेशानी नहीं होगी। लेकिन उन गरीब छात्रों को पूछिए जिन बेचारों ने नौकरी के लिए, जिनके माँ बाप ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने पूरे जीवन भर की कमाई उन पर लगाने का प्रयास किया, अपने स्वयं की सुविधा की चिंता किए बगैर अपने बच्चों की पढ़ाई में अपना पैसा खर्च किया। लेकिन उनके समय में, पिछली सरकारों के समय में नौकरी आती नहीं थी, और आती थी तो उसके साथ तमाम प्रकार के ताम झाम लेकर के आती थी। और उसके बाद किसी भी योग्य और गरीब बच्चे का
चयन नहीं हो पाता था। आज इतने पारदर्शी तरीके से लोक सेवा आयोग काम कर रहा है और त्वरित गति से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि जनता ने उस प्रकार के जनप्रतिनिधि चुने हैं और उस प्रकार के जनता ने जब जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे, उन जनप्रतिनिधियों ने उस प्रकार की सरकार बनाई है जो सही ढंग से काम कर सकती हो, रिजल्ट दे सकती हो। और उसका परिणाम है कि आपको भी देखो कितने, यानी कहां से चयन की प्रक्रिया के साथ आप जोड़ रहे हैं। लेकिन आपने हमारा एक लेखपाल कम कर दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में अपने को साबित कर पाएंगे। और खासतौर पर फिजिक्स जैसे विषय को लेकर के आपने एक प्रवक्ता के रूप में आपका चयन हुआ है। अयोध्या जनपद के छात्र अवश्य आपकी प्रतिभा और आपकी जो है योग्यता का लाभ लेंगे। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मेरी बहुत बहुत बधाई। सर, अब हमारे पास 6 अभ्यर्थी यहाँ पे इस कक्ष में मौजूद हैं सर, जिनको भौतिक रूप से या तो अंत में इसको कर दिया जाए बोल करके, क्योंकि और भी जनपदों में ये होना है ना। तो अनुरोध है सर कि अपने आशीर्वाद से सर हम लोग को लाभान्वित करें। उत्तर प्रदेश के अंदर शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विभाग की राज्य मंत्री और वह भी अध्यापक ही रही है श्रीमती गुलाब देवी जी, विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती आराधना शुक्ला जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जुड़े हुए मेरे सहयोगी मंत्रीगण, माननीय सांसद और माननीय विधायकगण, नवचयनित प्रदेश के विभिन्न विद्यालयों के लिए प्रवक्ता और सहायक अध्यापकगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले 436 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के चयन की इस प्रक्रिया में नियुक्ति पत्र वितरण के लिए प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा के मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, श्रीमती गुलाब देवी जी और विभाग के अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी को हृदय से मैं बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत सुखद अनुभूति हो रही है जब मैं बातचीत कर रहा था प्रदेश के नवचयनित प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों से, उनके आत्मबल को देखकर, उनके आत्मविश्वास को देख करके, और स्वाभाविक रूप से आत्मबल और एक आत्मविश्वास हमारे लिए, प्रदेश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। हमारा प्रयास रहा है, इसलिए 3.25 वर्ष के दौरान आज हमारी सरकार को 3 वर्ष 10 माह का कार्यकाल पूरा हो रहा है और 3 वर्ष 10 महीनों के इस कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहा है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को उपलब्ध करवाया जाए। इसमें किसी के साथ जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। योग्यता और प्रतिभा को सम्मान देंगे। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए समाज के वंचित तबकों को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर योगदान देंगे और खासतौर पर शासन के एजेंडे में गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, इन सब को ध्यान में रख करके हम शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 19 मार्च को हमारी सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा
और 4 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होते होते हम 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दे सकेंगे। यानी अब तक हम 3,75,000 से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। ऐसे ही नियुक्ति पत्र उनको उपलब्ध करा चुके हैं और शेष प्रक्रिया में है। लगातार इस कार्य को अभी आपने देखा होगा, पिछले दिनों ही सहायक अध्यापकों की 3,300 से अधिक पदों पे नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम हमने इसी प्रकार के एक समारोह में किया था। इससे पहले 69,000 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया को पूरा किया था। उससे पहले 54,000 की प्रक्रिया को पूरा किया था। यानी ये लगातार चल रहा है। 1,37,000 से अधिक हम लोगों ने पुलिस के भर्तियां संपन्न की थी और इस पूरी प्रक्रिया में आप देख रहे होंगे कि लगभग 3.25 लाख से अधिक नियुक्ति सरकारी नौकरियों की निकली। भर्ती की प्रक्रिया पूरी हुई, किसी को भी उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है। चयन की प्रक्रिया में कहीं कोई उंगली नहीं उठा सकता। चयन की प्रक्रिया के बारे में कहां पेपर बन रहा है, कितने पेपर के सेट होने हैं, कहां कहां कौन पेपर जा रहा है, कहां कहां सेंटर बनने हैं, हमें इससे कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती। ये जानकारी परीक्षा नियंत्रक के पास होगी और गोपनीय होगी और अगर कहीं भी गोपनीयता भंग होती है तो फिर वहां पे कठोरतम कार्रवाई होती है। कठोरतम कार्रवाई लोक सेवा आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, बेसिक शिक्षा परिषद रहा हो या उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड रहा हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या कोई भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, सभी जगह उसी पारदर्शी तरीके से जहां हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं वहीं निजी क्षेत्र में भी ढेर सारी संभावनाओं को हमने आगे बढ़ाया है। यानी निजी क्षेत्र में भी अगर हम देखेंगे तो 15 लाख से अधिक नौजवानों को तो हमने सीधे नौकरी दी है। 1.5 करोड़ नौजवानों को हमने रोजगार के साथ जोड़ा है। इसी प्रकार से करोड़ों नौजवानों को स्वतः रोजगार की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो तमाम शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटते सीएम योगी। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। घरों से शहरों